हाय एवरीबॉडी। मैं हूँ सीए गौरी चिचानी फ्रॉम वीडी एजुकेशन और आज हम आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर थेरोटिकल फ्रेमवर्क जो है उसका सेकेंड यूनिट दैट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन ये वाला यूनिट कवर करने वाले हैं। ये वाले यूनिट में अपन अकाउंटिंग के डिफरेंट कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस देखेंगे, उसके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या क्या होती है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सारा बेसिक थ्योरी पार्ट है ये पूरा। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ही साथ में रखिए पढ़ते वक्त, ये लेक्चर सुनते वक्त। तो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का 1.22 पेज नंबर, ठीक है, यूनिट 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, पेज नंबर 1.22। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन में वो क्या बोल रहे हैं? लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू आर अ प्रोप्राइटर एंड यू टेक अ कॉपीज ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स to 5 different accountants. You ask them to prepare the financial statements on the basis of the above records and to calculate the profit of the business for the year. After few days, they are ready with the financial statements and all 5 accountants have calculated 5 different amounts of profit, and that too with the very wide variations among them. Guess in such a situation what impact would it leave on you about accounting profession? To avoid this, a general accepted set of rules have been developed. This generally accepted set of rules provides a unity of understanding and unity of approach in the practice of accounting and also in the better preparation and presentation of financial statements. वो क्या बोल रहा है कि अगर अकाउंटिंग एक बहुत सब्जेक्टिव मतलब अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत सब्जेक्टिव होंगे अगर उसको प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस नहीं रहे बनाने के। ठीक है, तो हर कोई अपने अपने तरीके से उसका रिजल्ट निकालेगा तो वो सब्जेक्टिव बन जाएंगे। इन सच अ केस जो यूजर्स रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और प्रॉपर इंटरप्रिटेशन उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया गया है कि एक जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे बनाए हैं जो सबको एप्लीकेबल है, जो सब ने जनरली एक्सेप्टेड है, मतलब सब यही अज्यूम करके सब यही फॉलो करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्यों करते हैं? ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, कंपेरेबल यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूजर्स होते हैं वो इसको कंपेयर कर सके डिफरेंट अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इसलिए ये प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेकहोल्डर्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। Therefore, it is important that financial statements prepared by different organizations should be prepared on uniform basis. क्योंकि क्या है वो डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। इफ दे आर नॉट कंपेरेबल टू विद ईच अदर then the proper decision may not be concluded from that financial statements. Okay, also there should be a consistency over a period of time in preparation of these financial statements. If every accountant starts following his own norms and notices for accounting of different items, then there will be an utter confusion. ठीक है, confusion हो जाएगा among the users ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर मतलब जो बनाते हैं उनमें भी और जो यूज कर रहे हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा अगर हर कोई अपने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लग गया तो वो क्या बोल रहे हैं? टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग प्रोसेस इज अप्लाइड विद इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, गैप, द टर्म गैप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रूल्स डेवलप्ड फॉर द प्रिपरेशन of financial statements and are called concepts, conventions, postulates, principles, etc. Hey, highlight करो उसको। The term gap is used to describe the rules developed for the preparation of financial statements and are called concepts, convention, postulates, principle, etc. These gaps are the backbone of accounting information system, without which the whole system cannot even state it correctly.
cannot even stand correctly. Okay, then these principles are the ground rules which define the parameters and constraints within which accounting reports are generated. Accounting principles are basic norms and assumptions on which whole accounting system has been developed and established. ठीक है, गैप में ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कंसेप्ट्स बनाए गए हैं जो सब फॉलो करते हैं, जिसके वजह से यूनिफॉर्मिटी आती है. ठीक है, और accountant also adheres to various accounting standards issued by the regulatory authority for the standardization of accounting policies to be followed under specific circumstances. The conceptual framework, GAAP, and the accounting standards are considered as the theory base of accounting. क्या क्या है, हाईलाइट करो उसको. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स. ठीक है, फ्रेमवर्क है, एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि यही सबने फॉलो करना है, यही फ्रेमवर्क में सबने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना है. और उसके बाद गैप है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे अकाउंटिंग की जानी चाहिए, जिसके वजह से यूनिफॉर्मिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे. ठीक है, और लास्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अपन नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में यूनिट्स में देखेंगे. यही फर्स्ट चैप्टर के ही कुछ यूनिट्स में है आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो ऐसे 3 चीज़ें हैं जो थ्योरी बेस बनाते हैं अकाउंटिंग के लिए. ठीक है, उसको हाईलाइट कीजिए लास्ट वाली लाइन को. ठीक है, देन बढ़ते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की ओर. व्हाट आर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स? हाँ, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स डिफाइन द अजम्पशन. अंडरलाइन करो, सॉरी हाईलाइट करो. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स डिफाइन द अजम्पशन on the basis of which financial statements of a business entity are prepared. ठीक है, क्या होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स? नोट डाउन करो. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स लिखो. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स defines as the assumption. ठीक है, accounting concept defines the assumption. Accounting concept defines the assumption on the basis of which financial statements are prepared. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. क्या होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो चीजें होती है, मतलब वो अजम्पशंस डिफाइन करते हैं जिस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं. ठीक है, तो क्या है सिंपल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, यहीं पे लर्न कर लेंगे. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स define the assumptions on the basis of which financial statements of the business are prepared. Okay, then आगे बढ़ते हैं. Certain concepts are perceived, assumed and accepted in the accounting to provide a unifying structure and internal logic to accounting process. The word concept means idea or a notion which has a universal application. Correct, universal application क्यों लाना, इसी के लिए तो सब चल रहा है कि सब अपने अपने तरीके से ना बनाए, जनरली एक्सेप्टेड हो, वो सब फॉलो करे, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन उसका होना चाहिए. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ concepts which govern the accounting methods. Concepts are those basic assumptions and conditions which form the basis upon which the accountancy has been laid. Financial statements भी प्रिपेयर की जाती है, ऐसे assumptions जिन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है और अकाउंटिंग की जाती है, उन सारे assumptions को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. ठीक है, these accounting concepts by the foundation, unlike physical science, accounting concepts are only result of broad consensus. These accounting concepts lay the foundation on the basis of which accounting principles are formulated. ठीक है, accounting principle किस basis पे formulate किए जाते हैं? accounting concepts के basis पे accounting principle formulate किए जाते हैं. ठीक है, then accounting principles. Next, highlight करो. accounting principles are a body of doctrines commonly associated with the theory and procedure of accounting, serving as an explanation of a
current practices and is a guide for selection of conventions or procedures where alternative exist. क्या बोल रहे हो? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पार्ट में देखेंगे. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डेफिनेशन. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या क्या होता है एक बार नोट डाउन कर लेते हैं. आप भी लिखो, एक बार लिखो, कुछ ये नहीं होगा उससे. ठीक है, नोट डाउन करो, भले ही देख के लिखो बट एक बार खुद से लिखो आपके नोटबुक में. मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर body of doctrines commonly associated with theory and procedure of ये तीन डेफिनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन की. थ्योरी चैप्टर है, ऐसे तो लर्न नहीं होगा विदाउट लिखा, और बाद में तो आप खुद से लिखोगे नहीं, तो बेटर है अभी क्लास में साथ में लिखते हैं. अकाउंटिंग सर्विंग एज explanation, serving as an explanation of current practices and guide for selection of conventions and procedures where alternative exist. समझ के लर्न करेंगे ये डेफिनेशन को. ठीक है, सबसे पहले हो गया लिखना. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अ बॉडी ऑफ अ डॉक्ट्रिन. ठीक है, ये क्या है? बॉडी ऑफ अ डॉक्ट्रिन है. किस चीज में? उसमें क्या क्या है? कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग. यहाँ पे एक पार्ट करो इसका. ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, यहाँ पे एक टुकड़ा हो गया, दो पार्ट. अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन. उसमें क्या क्या है? कॉमनली एसोसिएटेड विद थ्योरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग. किस चीज का डॉक्ट्रिन है वो? बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन किस चीज का है? जिसमें क्या है? थ्योरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो क्या करते हैं? सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस एंड गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विंग एज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस. ठीक है, जो करंट प्रैक्टिस में है, जो अकाउंटिंग के लिए करंट प्रैक्टिस यूज की जाती है, उसको वो एक्सप्लेन करते हैं. क्या? और एंड गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ अ कन्वेंशन एंड प्रोसीजर्स वेयर अल्टरनेटिव एक्सिस्ट. अगर कोई प्रोसीजर और कन्वेंशंस में अल्टरनेटिव्स है तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, उस चीज के लिए भी वो गाइड करते हैं. ऐसे सब चीज का होता है बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है, एक बार फिर से. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग.
सर्विंग, वो क्या करते हैं, सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस एंड गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस एंड प्रोसीजर्स वेयर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। समझा? एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे बिना देखे। सबसे पहले, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन कॉमनली एसोसिएटेड विथ व्हाट, थ्योरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग। वो थ्योरी एंड प्रोसीजर्स क्या करते हैं, सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन एंड प्रोसीजर्स वेयर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। समझा? तो फिर से एक बार, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेरे साथ बोलेंगे, यहीं पे लर्न करेंगे अपन। वापस आपको लर्न करने की अलग से इसको टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? फिर से मेरे साथ एक बार बोलेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन commonly associated with theory and procedures of accounting। theory and procedures of accounting वो क्या करते हैं, serving as a explanation for current practices and guide for selection of conventions and procedures where alternative exist। समझा? क्लियर है? उसके बाद नीचे आपके मॉड्यूल में आइए, नीचे वहाँ बोल रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या सेटिस्फाई करने चाहिए, हाईलाइट करो। दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। ओके, अजम्पशंस उनके रियल बेसिस पे होने चाहिए। दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। ऑफ कोर्स तभी वो एक्सेप्ट होंगे ऑल ओवर, मतलब तभी उसको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो वो क्या होना चाहिए, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर नहीं रही तो अपना जो कंपेरेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वही अचीव नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स। तो क्या है 5 कंडीशंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। सबसे पहले यहीं पे लर्न कर लो, टाइम लगेगा लेक्चर में बट लर्न यहीं पे कर लेंगे अपन, ठीक है? सबसे पहले वो रियल अजम्पशंस पे होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या होने चाहिए, तो वो एक्सेप्ट होंगे, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। सबसे पहले दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशन। देन सेकेंड इज दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। थर्ड इज दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। अपने को कंपेरेबल करना है तो वो क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलोड होने चाहिए। तो दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। फोर्थ इज दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्शंस। दो चीजें होती है, एक तो पास्ट एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन तो देते ही है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी देनी चाहिए ताकि यूजर्स को अपने डिसीजंस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो फोर्थ कंडीशन क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड फिफ्थ इज दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स। ठीक है, एक बार फिर से 5 कंडीशंस बोलेंगे अकाउंटिंग। ये आ सकता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए मे बी, तो आपके ये एकदम इजी वाले मार्क्स है जो मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है? लिखने आ सकता है शॉर्ट नोट में, ठीक है? तो 5 कंडीशंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस विच आर दे मस्ट बी बेस्ड ऑन रियल असम्पशन, ठीक है? फर्स्ट इज दे मस्ट बी बेस्ड ऑन, मेरे साथ बोलोगे साथ में तो लर्न यहीं पे हो जाएगा, ठीक है? दे मस्ट बी बेस्ड ऑन रियल असम्पशंस, they must be simple, understandable and explanatory. Third is they must be followed consistently, correct? They must reflect the future predictions and fifth is they should be informational for the users. समझा guys? फास्ट एक बार रीड करो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉज करके रीड कर लो एक बार, फिर अपन बढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की ओर, ठीक है? रीड करो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कंसेप्ट को। किया? डन? देन मूव टुवर्ड्स अकाउंटिंग
accounting conventions emerge out of the accounting practices commonly known as accounting principles adopted by various organizations over a period of time. These conventions are derived by the usage and practices. The accounting bodies of the world may change any of the convention to improve the quality of accounting information. Accounting conventions need not have a universal application. Very important, underline करो, highlight करो. Accounting conventions need not have a universal application. Accounting principles must have the universal application. Okay, but accounting convention need not have a universal application. बहुत important है, true और false में वगैरह पूछ सकते हैं या fill in the blanks में. तो accounting conventions need not have a universal application, but accounting principles must have the universal accounting concepts and accounting principles must have the universal application. ठीक है. In the study material, the term accounting concepts, accounting principles and accounting conventions have been used interchangeably to mean those basic points of agreement on which financial accounting theory and practices are found. ये interchangeably ये तीनों concept use होंगे to what to mean the those basic points of agreement on which financial accounting theory and practices are founded. ठीक है. अकाउंटिंग कन्वेंशन में जो सबसे फर्स्ट लाइन है वो भी आप हाईलाइट करोगे. अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. ये हो गए आपके तीन बेसिक कंसेप्ट, दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ऑलमोस्ट 20 मिनट्स अपन ने ये सब डिस्कस किया, बट ये क्यों किया ताकि आपको सब यही क्लास में ही आपको लर्न हो जाए. इसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़े. ठीक है. नाउ अभी ना बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, उसके बाद बहुत सारे हैं. काफ़ी सारे टर्म्स आपने पहले भी देखे होंगे थ्योरी पार्ट में 11th-12th में, और काफ़ी जो अगर कुछ नहीं देखे होंगे तो आज वो यहाँ कवर हो जाएंगे. डिटेल में है, अच्छे साथ में देखेंगे और यहीं पे अपन मॉड्यूल के साथ पढ़ते चलेंगे मेरे साथ, तो आपको और ज़्यादा क्लियर वो कंसेप्ट आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. ठीक है. तो फर्स्ट लेते हैं एंटिटी कंसेप्ट. व्हाट इज एंटिटी कंसेप्ट? एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर. ठीक है. एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है और उसके ओनर्स अलग है. जो ओनर पैसा लाते हैं बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि वो उसको ओनर को वापस देना है, और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो क्या देते हैं, बिजनेस ओनर को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट वो देते हैं. इफ ओनर मेक्स एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द बिजनेस, हिज ओनर incur any personal expenses out of the business income, then वो उतना उसके इन्वेस्टमेंट में से कम हो जाता है. आपको पता है आप कैपिटल में से ड्राइंग लेस कर देते हो. ठीक है. ड्राइंग वो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो लेस हो जाते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट उतने से कम हो जाती है. ऐसा एंटिटी कंसेप्ट बेसिकली क्या बताता है, ओनर अलग है और बिजनेस या एंटिटी अलग है. ये बस कंपनी के लिए नहीं अप्लाई होता, ये प्रोप्राइटरशिप के लिए भी एप्लीकेबल है, ये पार्टनरशिप के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सब के लिए एप्लीकेबल है. ये कॉमनली एप्लीकेबल है कंसेप्ट कि ओनर्स आर डिफरेंट एंड बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट. ठीक है. तो पढ़ते हैं, एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे. एंटिटी हाईलाइट करो फर्स्ट लाइन को. एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी apart from its users. Accountant should treat the business as a distinct from its owner. Business transactions are recorded in the business books of accounts and owner's transaction in his personal books of accounts. Correct. The practice of distinguishing the affairs of the business from the personal affairs of the owner originated only in the early days of double entry bookkeeping. This concept helps in keeping the business affairs free from the influence of personal affairs of the owner, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि एग्जैक्टली बिजनेस का परफॉर्मेंस हो कैसे रहा है. इसलिए पर्सनल अफेयर्स अलग रखना है, बिजनेस के अफेयर्स अलग रखना है, दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग होनी चाहिए. ठीक है. दिस बेसिक कंसेप्ट इज अप्लाइड टू
organization, whether sole proprietorship, partnership or a corporate entities. Entity concept means that enterprise is liable to the owner for the capital investment made by the owner. Since the owner invested capital, which is also called the risk capital, he has a claim on the profit of the enterprise. Yes, return on investment business owner को क्या देते हैं? Profit के form में देते हैं. Correct. A portion of profit which is apportioned to the owner and is immediately payable becomes current liability in the case of corporate entities. अब उन्होंने नीचे एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई पर्सन है जो 7 लाख का उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें से 5 लाख का उसने मशीनरी खरीदा है और 2 लाख का उसने उसके पास कैश भी अवेलेबल है. ठीक है. देन अभी वो 2 लाख का जो कैश अवेलेबल है उसमें से सपोज उसने कुछ 2000 का 20,000 का यहाँ क्या 5,000 अमाउंट है, 5,000 का सपोज उसने कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर इंकर कर लिया. ठीक है. कोई पर्सनल एक्सपेंस था, उसका पेमेंट उसने ये 2 लाख रुपीज में से किया, तो उसका कैपिटल 7 लाख में से 5,000 लेस करके क्या बताया वहाँ पे 6,95,000 हो जाएगा. मैंने बोला था जो पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस से इंकर किए जाते हैं वो माइनस किए जाते हैं उनके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से. तो 6,95,000 हो गया और कैश हो गई 1,95,000. ये आपको बहुत पहले से पता है कि ये कैसे ट्रीटमेंट होता है. बस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का नाम क्या है? एंटिटी कंसेप्ट, जो अपन यूज करते आ रहे हैं और ये सबको एप्लीकेबल होती है. ये भी इंपॉर्टेंटली याद रखना. बस कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होती, ये पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप एंड ऑल कॉर्पोरेट एंटिटीज को सबको एप्लीकेबल होती है एंटिटी कंसेप्ट. क्लियर है एंटिटी कंसेप्ट? देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलती है कि ऐसी ही चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए जो मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में आप उसको उसका वैल्यू निकाल सको. ठीक है. ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड, भले ही वो बहुत मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई ट्रांजैक्शन है जो बहुत मटेरियल है, बट इफ इट इज नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स देन इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये बोलती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स. हर कंपनी के लिए, स्पेशली आईटी कंपनीज के लिए, उनका ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ी असेट होती है, बट दे कैन नॉट रिकॉर्ड दैट असेट इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. व्हाई? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. आप मेजर कर सकते हो क्या आपके एम्प्लॉय को पैसों में आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. बट स्टिल it is a very essential or a material asset of any company or organization. ठीक है. बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता. कौन से बेसिस पे उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता? क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वहाँ फुलफिल नहीं होती. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलती है कि ऐसी ही असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, चारों भी ऐसी ही चीजें रिकॉग्नाइज बुक्स में रिकॉग्नाइज करनी चाहिए जो मॉनेटरी टर्म्स में जिसका मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूएशन किया जा सकता है. ये सिंपल है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का कंसेप्ट. ठीक है. तो पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे. एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which can be measured in terms of money are recorded. Since money is the medium of exchange and the standard of economic value, this concept requires that those transactions alone that are capable of being measured in terms of money only be recorded in the books of accounts. ठीक है. फर्स्ट लाइन हाईलाइट करो. एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड. उसको हाईलाइट करो. देन आगे बढ़ते हैं. ट्रांजैक्शंस, उसके बाद जो अपन जहाँ पे रुके थे, एक स्टेटमेंट के बाद सिंस मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद जो स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शंस इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस मटेरियली आर नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट कन्वर्टिबल इन मॉनेटरी टर्म्स. बोला मैंने, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स. ठीक है. उन्होंने एग्जाम्पल वही दिया है कि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ी असेट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जस्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या बोल रहे हैं? इट मे बी मेंशन्ड दैट व्हेन ट्रांजैक्शन ऑकर्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री वन मे सी मेनी करेंसीज
Suppose a business sell goods worth rupees 50 lakhs at the home, and also he sells the goods worth rupees 1 lakh euro in the United States. What is the total sale? 50 lakh plus 1 lakh euro. ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि एक मॉनेटरी टर्म्स, अब करेंसी मॉनेटरी टर्म्स में भी अगर आप उसको वैल्यू कर सकते हो ट्रांजैक्शन को, बट सेम करेंसी होनी चाहिए. मतलब होम करेंसी में आप रिकॉग्नाइज करते हो, डोमेस्टिक करेंसी में आप आपके बुक्स बनाते हो, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. तो सपोज 1 यूरो का वैल्यू 71 रुपीज़ है, तो 1 लाख यूरो का वैल्यू हो जाएगा 71 लाख रुपीज़. तो आपका टोटल सेल क्या हो जाएगा? 121 लाख रुपीज़. ओके, तो एक करेंसी में रिकॉर्ड करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद का पैराग्राफ देखो, वो जो एग्जाम्पल हो रहा है उसके बाद का. दिस कंसेप्ट इग्नोर्स दैट मनी इज एन इनइलास्टिक यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट, as it is based on an implicit assumption that purchasing power of a money is not of sufficient importance as to require the adjustment. Also, many material transactions and events are not recorded in the books of account just because they cannot be measured in monetary terms. Therefore, it is recognized by all the accountants that this concept has its own limitations and inadequacies. Of course, it has its own limitations and inadequacies, yet it is used for accounting purpose because it is not possible to adopt a better measurement scale. Entity and money measurement are viewed as the basic concepts on which other procedural concepts hinge. हाईलाइट करो लास्ट वाले लाइन को, आपको ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं. Which concepts are the basic concepts on which other concepts are based? तो entity concepts and money measurement concepts, very important. Entity concepts and money measurements are viewed as the basic concepts on which other procedural concepts hinge. Okay, then बढ़ते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की ओर. एक आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न या अजम्पशन पे प्रिपेयर किए जाते हैं. मतलब क्या कि एंटिटी लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, इन्फिनिट लाइफ है उसकी, और एंटिटी का ना ही कोई इंटेंशन है, ना ही उसको कोई ज़रूरत है तुरंत वाइंड अप करने की. ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब क्या कि अपन एंटिटी की लाइफ इनफाइनाइट पकड़ते हैं, बट to calculate to know or to understand the performance of the entity, we have to divide that infinite life into small parts so that we can conclude the company's performance or entity's performance and the position at a particular point of time. ठीक है, तो उसके वजह से उसके लिए क्या किया गया है, कंपनी के इनफाइनाइट लाइफ को कुछ पीरियड में डिवाइड किया गया, जैसे 9 मंथ्स, 6 मंथ्स और 15 मंथ्स और 12 मंथ्स. जनरली अपन जो फॉलो करते हैं वो है 12 मंथ्स, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. बहुत सारे कंट्रीज में फाइनेंशियल ईयर, मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर क्या है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. बट बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी भी है जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मतलब कैलेंडर ईयर ही होता है. दैट मीन्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर. ठीक है, तो बट ऐसा करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कर सकते. आपका बिजनेस 50 साल चला और आप एट द एंड ऑफ 50 ईयर्स यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑफ 50 ईयर्स. ठीक है, ये पॉसिबल भी नहीं है, वायबल भी नहीं है. तो उसके वजह से पीरियोडिसिटी कंसेप्ट लाई गई है. तो क्या बोल रहे हैं वो एक बार पढ़ेंगे साथ में. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड. As per going concern concept, as indefinite life of the entity is assumed, for a business entity it causes inconvenience to measure the performance achieved by the entity in the ordinary course of business. फिर if textile mill lasts for 100 years, it is not desirable to measure its performance as well as a financial position only at the end of its life. So a small but a workable fraction of a time is chosen out of the infinite life cycle of the business entity for measuring the performance and looking at the financial position. तो वो वही बोल रहे हैं कि वो 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या 15 मंथ्स में डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट पैराग्राफ. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकाउंटेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी. ठीक है, हाईलाइट करो. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड
and not at the end of the life of the entity. Usually this period is one calendar year. We generally follow 1st April of a year to 31st March of the immediately following year. ठीक है. Thus for performance appraisal it is not necessary to look into the revenue and expense of an unduly long time frame. This concept makes the accounting system workable and the term accrual meaningful. ठीक है. accrual कब होएगा? जब आप कोई ट्रांजैक्शन को पीरियड में डिवाइड करोगे तभी तो accrual का मीनिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा. If one thinks of indefinite time frame, nothing will accrue. Of course, nothing will accrue. Then there cannot be unpaid expenses and non-receipt of revenue. Accrued expenses or accrued revenue is only with reference to finite time frame, which is called the accounting period. Thus, the periodicity concept facilitates in highlight करो तीनों भी क्या करते हैं. periodicity concept की वजह से अपने को क्या क्या benefits मिलते हैं. कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स. सबसे पहले आप पीरियड में उसको डिवाइड कर रहे हो तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो दो डिफरेंट पीरियड्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ डिफरेंट पीरियड्स. सेकेंड इज यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ascertaining the profit and assets of the business. यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली अपन क्या मतलब कंसिस्टेंसी अगर रही अकाउंटिंग में तभी तो अपन प्रॉफिट एंड असेट्स ऑफ द कंपनी कंपेयर कर सकेंगे. ठीक है. तो यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ascertaining the profit and assets of the company. And third is matching periodic revenue with the expenses for getting correct results of the business operation. अगर आपको करेक्ट रिजल्ट निकालने हैं कि आपने क्या एग्जैक्टली एंटिटी ने क्या परफॉर्म किया है तो मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. ये कहती है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. ठीक है. ये हो गया आपका पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. फर्स्ट अपन ने देखा है एंटिटी कंसेप्ट, देन देखा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. ये दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिन पे बाकी सारे प्रोसीजरल कंसेप्ट्स बेस्ड है. ठीक है. देन अपन थर्ड देखे हैं अभी पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में एंटिटी के इनफाइनाइट लाइफ को कुछ पीरियड्स में फाइनाइट पीरियड में डिवाइड किया गया है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एंटिटी का परफॉर्मेंस और पोजीशन अपन कैलकुलेट कर सके. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की वजह से तीन कौन से फैसिलिटीज अपने को अवेलेबल होते हैं. सबसे पहले कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड. देन सेकेंड इज यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ascertaining the profits and assets of the company. And last one is matching periodic revenue with the expenses for getting the correct results of the business operations. ठीक है. Then fourth is accrual concept. ठीक है. accrual concept तो क्या बोलती है अपन पढ़ेंगे डायरेक्टली. Under accrual concept, the effect of transactions and other events are recognized on mercantile basis. That is highlight करो वो first under accrual concept से ही highlight करो. Under accrual concept, the effect of transactions and other events are recognized on mercantile basis. अब mercantile basis क्या होता है? That is when they occur bracket में are not cash or cash equivalent is received or paid. And they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate. ठीक है. accrual concept क्या बोलती है कि जब वो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तब उसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए भले ही एक्चुअल में कैश रिसिप्ट हो या कैश पेमेंट हो या ना हो पर रिकॉर्ड कर देना चाहिए इफ इट इन द पीरियड इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू. ठीक है. देन आगे बढ़ते हैं. Financial statements prepared on the accrual basis inform users not only of a past events involving the payment and receipt of cash, but also of obligations to pay cash in the future and of resources that represents cash to be received in the future. ठीक है. To understand accrual assumption, knowledge of revenue and expenses is required. Revenue is the gross inflow of cash. क्या चाहिए accrual concept understand करने के लिए? रेवेन्यू और क्या बोल रहे हैं वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का कंसेप्ट समझना चाहिए. हाईलाइट करो. रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ अ कैश
receivable and other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprise. From what? From sale of goods, from rendering services, and from the use by other of an enterprise's resources yielding interest, royalties and dividends. ठीक है, वो तीन चीजें बोल रही है. रेवेन्यू किस चीज से जनरेट होते हैं? एक तो सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एंड थर्ड इज यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज. जो क्या इनकम जनरेट करते हैं? इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड. ठीक है, उन्होंने नीचे एग्जाम्पल दिए हैं. ठीक है, एग्जाम्पल एक बार देखो, एग्जाम्पल पढ़ो, पॉज करके एक बार एग्जाम्पल पढ़ो वो कि सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू क्या होता है. ठीक है, अपन साथ में पढ़ लेते हैं. मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ क्लॉथ merchandising. He invested ₹50,000, bought merchandise worth ₹50,000. He sold such a merchandise for 60,000. अब सपोज एक इंसान है, उसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में. ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया उसने बिजनेस में उसने 50,000 लेके आया. मतलब उसने 50,000 से क्या किया? गुड्स परचेज किए. ठीक है, गुड्स परचेज किए और ये 50,000 के गुड्स उसने 60,000 में टोटल सेल कर दिए. अब ये 60,000 में से सपोज कैश उसको तुरंत मिली इन वन अकाउंटिंग पीरियड की ये बात चल रही है. ठीक है, अब वो एग्जाम्पल में वो क्या बोल रहे हैं? कैश उसको तुरंत मिली 50,000 रुपीज की. ठीक है, 50,000 रुपीज की उसको कैश मिली. ठीक है, और 10,000 उसको रिसीवेबल है, मतलब आने बाकी है 10,000. तो इन सच अ केस व्हाट इज योर रेवेन्यू? 50,000 रेवेन्यू रहेगा क्या आपका? नहीं, रेवेन्यू रहेगा 60,000. ठीक है, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है? उन्होंने पहले ही बोला था रेवेन्यू क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स से जो मिलेगा वो रेवेन्यू रहेगा, दो वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट. मतलब अगर एक्रूअल बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप रेवेन्यू कितना पकड़ोगे? 60,000 पकड़ोगे. तो ये रिसीव्ड और नॉट, मतलब ये 10,000 भले ही मिलना बाकी है, but still you have to recognize your revenue as ₹60,000 under accrual basis of accounting. ठीक है, then next example वो दे रहे हैं, an electricity supply undertaking supplies electricity spending ₹16 lakh for fuel and wages and collects electricity bill in 1 month as ₹20 lakh. वो बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जिसने 16 लाख का खर्चा करके इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस दी है लोगों को, जिससे 20 लाख का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना है. ठीक है, तो उनका रेवेन्यू क्या हो गया? उनके सर्विस रेंडर करने से उनको रेवेन्यू कितना आ रहा है? 20 लाख रुपीज. तो वो हो गया उनका रेवेन्यू. ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू विच अरोज फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, Mr. A invested ₹1 lakh in a business. He purchased a machine paying ₹1 lakh. He hired it out and for ₹20,000. अब क्या है? थर्ड वाला क्या था? फर्स्ट था सेल ऑफ गुड्स, सेकेंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड थर्ड इज यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज. एंटरप्राइज के रिसोर्सेज दूसरे यूज करने से जो इनकम जनरेट होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पे वही है 20,000 पर एनुअली रेंट पे मशीन दी है, तो वो 20,000 क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया. ठीक है, देन एक्सपेंसेस, नेक्स्ट पैराग्राफ. Expense is a cost relating to the operation of an accounting period or the revenue earned during the period or the benefits of which do not extend beyond that period. Now, in first example, expend ₹50,000 to buy the merchandise. It is expense of generating revenue of ₹60,000. तो ये हो गया उसका expense. ठीक है. In the second instance, 16 lakh are the expenses. जो सर्विस रेंडर करने के लिए खर्चा किया गया, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कितना खर्चा हुआ? 16 लाख. तो वो हो गया उसके एक्सपेंसेस. एंड ऑल्सो वेरेवर एनी असेट इज यूज्ड, इट हैज अ फाइनाइट लाइफ टू जनरेट द बेनिफिट. सपोज द मशीन परचेज्ड बाय मिस्टर ए इन द थर्ड एग्जांपल विल लास्ट फॉर 10 years only. Then 10,000 is the
एक्सपेंस एवरी ईयर। ठीक है, अपन असेट अगर कोई दूसरे को रेंट पे दे रहे हो आप यूज करने को, तो उसका कॉस्ट पीरियोडिकली आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको पीरियोडिकली इनकम आ रही है। ठीक है, अगर आप वो असेट खुद यूज करते हो तो आप उसका डिप्रिसिएशन भी पीरियोडिकली बाइफरकेट कर, मतलब पीरियोडिकली क्लेम करते हो ड्यूरिंग हिज होल लाइफ। ठीक है, तो एक साथ भले आप कोई भी असेट हो, भले आप खुद यूज करो या आप किसी और को दो, तो वो उसका एक्सपेंस अपन एक साथ नहीं बुक करते अपने पीएनएल में, अपन उसको पीरियड उसके यूजफुल लाइफ में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, एक्रूअल मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। हाईलाइट करो, एक्रूअल मीन्स recognition of revenue and cost as they are earned or incurred and not as money is received or paid. ठीक है, the accrual concept relates to measurement of income, identifying assets and liabilities. ये हो गया। Then example, Mr. JD buys clothing of ₹50,000, paying cash ₹20,000 and sells at ₹60,000, of which customers paid only ₹50,000. His revenue is ₹60,000. ओके, उसने सेल कितने में किया? 60,000 में किया, तो उसका रेवेन्यू 60,000 हो गया एंड नॉट द 50,000 कैश रिसीव्ड, और उसका एक्सपेंस कितना हो गया? टोटल 50,000 एंड नॉट द 20,000 विच ही इज एक्चुअली पेड। ही एक्चुअली पेड व्हाट अमाउंट? 20,000, तो वो उसका एक्सपेंस नहीं है, उसका एक्सपेंस पूरा 50,000 है, वेदर ही पेड और नॉट। ठीक है, सो द एक्रूअल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉफिट इज 10,000 रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो एक्रूअल कंसेप्ट में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। और अगर कैश बेसिस में आप देखने जाओ, ठीक है, कैश बेसिस में अगर आप देखने जाओ तो कैश बेसिस में आपका प्रॉफिट क्या रहेगा? कैश रिसीव्ड लेस कैश एक्सपेंसेस इज योर प्रॉफिट। अंडर एक्रूअल कंसेप्ट, अंडर एक्रूअल concept, revenue less expense is equals to your profit, correct? और अंडर कैश कंसेप्ट, मतलब कैश बेसिस पे अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो कैश बेसिस में क्या होता है? कैश रिसीव्ड लेस कैश एक्सपेंसेस इज योर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये कंसेप्ट समझ में आई? ठीक है, देन रेवेन्यू may not be realized in cash and cash may be received in simultaneously. अगर आप expenses may not be paid in cash and cash may be paid simultaneously before expenses is made और after expenses is made. एक्रूअल बेसिस में वही होता है कि अगर आप एक्चुअल में कैश पेमेंट करो या ना करो, या फिर रेवेन्यू के केस में आपको एक्चुअल में कैश रिसिप्ट मिले या ना मिले, अगर आपने वो ट्रांजैक्शन इनकर कर लिया तो आपको वो अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। इन दिस कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन in the financial statements of the organization. If any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. Very important. Matching concept क्या बोलती है कि जो रेवेन्यू आपने इनकर किया है, जो रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया है, वो रेवेन्यू मिलाने के लिए आपने जो खर्चा किया वो आप खर्चा रिकॉग्नाइज वो अकाउंटिंग पीरियड में कर लो। ठीक है, हाईलाइट करेंगे इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ को, पूरा पैराग्राफ ही वो कंसेप्ट बता दे रहा है। इन दिस कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन in the financial statements of organization. If any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. This concept is based on the accrual concept as it considers the occurrence of expense and income and do not concentrate on actual inflow or outflow of the cash. This leads to adjustment of certain items like prepaid and outstanding expenses, unearned or accrued incomes. It is not necessary that every expenses identify every income.
Some expenses are directly related to sale and some are related to time bound. ठीक है, अभी सपोज सेलिंग एक्सपेंसेस है आपके डायरेक्ट सेल से रिलेटेड, बट अगर रेंट है, सैलरी है, ये पर ईयर वाइज जाते हैं, तो वैसे एक्सपेंसेस टाइम बाउंड के हिसाब से, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से रिकॉग्नाइज करने चाहिए, और जो डायरेक्टली सेल से रिलेटेड है वो एज पर द रेवेन्यू उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो वो क्या बोल रहे हैं, तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है, सॉरी पीरियोडिकल, हाँ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मैचिंग कंसेप्ट. तो वो बोल रहे लेट अस सी हाउ द एक्रूअल एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ऑपरेट. ये दोनों के बेसिस पे ही मैचिंग कंसेप्ट बनाया गया है. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्सेस अप द टाइम फ्रेम for which performance is to be measured and financial position is to be appraised. Here it is January 2015 to December 2015. So revenue and expenses are to be measured for the year 2015 and assets and liabilities are to be ascertained on 31st December 2015. अब इन्होंने कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर कंसिडर किया है, तो आपको पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से वो पीरियड में जो जितने खर्चे हुए उतने पूरे जितने खर्चे और जितनी इनकम हुई है वो पूरी रिकॉग्नाइज करना है. एंड एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से एक्रूअल कंसेप्ट ऑपरेट्स टू मेजर रेवेन्यू ऑफ ₹12 lakh arising out of sale of garments which are accrued during 2015 and not the cash received of ₹10 lakh and also the expenses correctly. Shop rent for 12 months is an expense item amounting to ₹36,000 and not ₹33,000. एक्रूअल कंसेप्ट समझा, पीरियोडिसिटी को एक्रूअल कंसेप्ट के साथ जोड़ा गया. इसका मतलब क्या कि साल भर में कितना खर्चा हो, आपका रेंट टोटल 12 मंथ्स का होना चाहिए एक्रूअल के हिसाब से, बट आपने पेमेंट 11 ही महीने का किया, लास्ट मंथ का आउटस्टैंडिंग है, दो 12 मंथ एक्सपेंसेस ऑफ 12 मंथ आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू एक्रूअल कंसेप्ट. तो अब समझ रहे हैं आपको ये लिंक कैसे कर रहे हैं दो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को, मैचिंग कंसेप्ट को और एक्रूअल कंसेप्ट को. ठीक है, शुड द अकाउंटेंट ट्रीट ₹10 lakh एज एन एक्सपेंसेस फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज and should he treat the 1,64,000 as a profit? तो obviously answer is no, because what is profit? Profit is revenue less expenses and not the cash received less cash expenses. ठीक है, तो periodic profit क्या आ जाएगा फिर? Periodic revenue less periodic matched expenses. Very important, highlight करो उसको. Periodic profit is equals to periodic revenue less matched expenses. और एक क्या मिल गया अपने को? पीरियोडिक रेवेन्यू लेस, उसके साथ मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से आप जो एक्सपेंसेस लाओगे, मैचिंग कंसेप्ट में दो कंसेप्ट अप्लाई करनी पड़ेगी, एक तो पीरियोडिसिटी और दूसरी एक्रूअल कंसेप्ट. ठीक है, मैच्ड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू पीरियोडिक प्रॉफिट. समझा, वो पीरियड का प्रॉफिट हो जाएगा. समझा, आपको समझ रहा है ये कैसे लिंक कर रहे हैं तीनों, मतलब तीनों चारों कंसेप्ट एक दूसरे को. उसके बाद तो देखो उन्होंने बैलेंस शीट, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई है, रेवेन्यू टोटल रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर परचेज का अमाउंट टोटल रिकॉग्नाइज कर दिया, शॉप रेंट पूरे 12 महीने का रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. देन असेट में इन्वेंट्री कितनी लास्ट में बच रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख के हैं, एंड कैश कितनी बची आफ्टर कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, एंड लाइबिलिटीज में जो ट्रेड पेएबल है, एक्सपेंस पेएबल है और कैपिटल है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, thus accrual matching and periodicity concept work together for income measurement and recognition of assets and liabilities. क्लियर है सबको? नाउ ये तीन कंसेप्ट इंटरचेंजेबली, मतलब इंटरचेंजेबली नहीं, ये तीनों कंसेप्ट एक साथ यूज किए जाते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो अपन बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत बेसिक है. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि एंटिटी की लाइफ इन्फिनिट है, वो अभी नियर फ्यूचर में एंटिटी को ना ही ज़रूरत है और ना ही वो इट इज़ लीगली बाउंडेड टू वाइंड अप. ओके, तो देखते क्या बोल रही है एंटिटी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या बोल रही है, देखते. The financial statements are normally prepared on the assumption that an
enterprise is a going concern and will continue in the operation for the foreseeable future. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations. If such an intention or need exists, the financial statements may have to be prepared on different basis, and if so, the basis used is disclosed. क्या बोल रहे हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से एंटिटी की लाइफ इन्फिनिट है, और अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसके वजह से एंटिटी वाइंड अप होने वाली है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बना सकते आप लोग, वो कोई और बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। और आपके असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस सब अलग तरीके से रिकॉग्नाइज होंगे। अगर आपको मतलब नियर फ्यूचर में आपको अगर आपकी एंटिटी डिसॉल्व करनी है तो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर आप अकाउंटिंग के लिए या प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए यूज कर रहे हो तो उसका मेंशन करना अकाउंटिंग पॉलिसी में जरूरी नहीं। बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द गोइंग कंसर्न assumption, then you have to mention in your accounting policies that the financial statements are not prepared as per going concern assumption. समझा? अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आप नहीं यूज कर रहे हो तो उसका मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज इट इज अज्यूम्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज डिपेंड ऑन दिस assumption. Traditionally, accountants follow the historical cost in majority of the cases. Suppose Mr. X purchased a machine of his business for his business, paying rupees 5 lakh out of rupees 7 lakh invested by him. He also paid a transportation expenses and installation charges amounting to rupees 70,000. If he is still willing to continue the business, the financial position कैसे रहेगी? कैपिटल उसका रहेगा 7 लाख रुपीस का, क्योंकि उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, और उससे वो 7 लाख रुपीस से उसने क्या किया? मशीनरी में कितना लगा? 5 लाख प्लस 70,000 एक्सपेंसेस, तो 5 लाख 70,000, और कैश फिर उसके कैश इन हैंड क्या रहेगा? 1 लाख 30,000. नाउ इफ he decides to back out and desires to sell the machine, it may fetch more than or less than rupees 5,70,000. So his financial position should be different. If going concern concept is taken, increase or decrease in the value of asset is a short run. मतलब अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आप ले रहे हो सॉरी, अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अज्यूम करके बैलेंस शीट बना रहे हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बना रहे हो, तो शॉर्ट रन में जो भी आपके असेट और लाइबिलिटीज में चेंजेस इंक्रीज डिक्रीज हो रहे वो इग्नोर करने होते। ठीक है, द कंसेप्ट इंडिकेट्स दैट असेट्स आर केप्ट फॉर जनरेटिंग बेनिफिट इन फ्यूचर एंड नॉट फॉर द इमीडिएट सेल। हाईलाइट करो, द कंसेप्ट इंडिकेट्स दैट assets are kept for generating benefits in future, not for the immediate sale. Current change in the asset value is not realizable and so it should not be counted. ठीक है, करंट वो फ्यूचर में बेनिफिट्स वो असेट से मिलने वाले ये अज्यूम करके आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, एंड करंट चेंज मतलब शॉर्ट रन में जो भी उसके वैल्यू में चेंजेस होते हैं वो इग्नोर करने हैं अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो। ठीक है, then next is last for this lecture, cost concept. By this concept, the value of an asset is to be determined on the basis of historical cost. चार वैल्यूएशन के चार प्रिंसिपल्स है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चार बेसिस है, बट वाइडली एक्सेप्टेड एंड वाइडली यूज्ड कौन सा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? इन दिस कंसेप्ट वैल्यू ऑफ एन असेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट। हाईलाइट करो दैट, वो सेंटेंस को हाईलाइट करो। आगे, although there are various measurement basis, accountant traditionally prefer this concept in the interest of objectivity. ये concept क्यों यूज किया जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट ही क्यों वाइडली एक्सेप्टेड और यूज है? क्योंकि सबसे कम ऑब्जेक्टिविटी है, तो मतलब सबसे कम सब्जेक्टिविटी है, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में सबसे ऑब्जेक्टिव और विदाउट एनी मतलब फ्री फ्रॉम एनी बायस अगर कोई है तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। क्योंकि आप देख सकते हो करंट कॉस्ट क्या बोलती है कि आपकी जो मशीन अभी मतलब कुछ 15-20 साल पहले आपने
रिकॉर्ड करो। हो सकता है वो सेम मॉडल आज मिले ही ना, बहुत सारी कंपनीज अपग्रेड होती रहती है तो वो पुराने मॉडल्स बंद कर देते, तो वो इन सच अ केस करंट कॉस्ट आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और अगर आप उसको कोई मतलब अभी जो मशीन्स चल रहे हैं उसके साथ कंपेयर करो तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही। एग्जैक्टली आपको सेम मॉडल तो नहीं मिलेगा, तो करंट कॉस्ट नहीं काम कर सकती यहाँ पे। फिर आता है रियलाइजेबल कॉस्ट। रियलाइजेबल कॉस्ट में तो बहुत बायसनेस है कि बायर और सेलर मतलब अनबायस्ड होने चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे अगर हो रहा है तो रियलाइजेबल वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए। इसमें भी सब्जेक्टिविटी आ गई कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के ऊपर से वैल्यू डिसाइड होती है, तो वो रियलाइजेबल वैल्यू में सब्जेक्टिविटी आ गई। देन लास्ट इज प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड में तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस लगाने इनफ्लोज के, तो उसमें तो बहुत सारी सब्जेक्टिविटी है। हर कोई इंसान फ्यूचर का प्रेडिक्शन अलग करता है। दो इंसान कभी सेम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इन सच तीनों भी केस में वैल्यूएशन प्रिंसिपल के तीनों भी केस में आपको सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी बस किस में नहीं है? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में। इसलिए कॉस्ट कंसेप्ट में ऐसा बोला गया है कि हर एक चीज मतलब असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो वही बोल रहे हैं आगे, व्हेन अ मशीन इज एक्वायर्ड बाय पेइंग ₹5 lakh, following cost concept, the value of machine is taken as ₹5 lakh. It is highly objective and free from all bias. Other measurement bases are not so objective. Current cost of an asset is not easily determinable. If the asset is purchased in 1995 and such a model is not available in the market, it becomes difficult to determine which model is to be appropriately equivalent to the existing one. Similarly, unless the machine is actually sold, realizable value will give only the hypothetical figure. Lastly, present value base is highly subjective because to know the value of asset, one has to chase the uncertain future. Correct? हर एक का फ्यूचर प्रेडिक्शन करने का तरीका अलग होता है। However, cost concept creates a lot of distortion to as the outline. ऐसा नहीं है कि cost concept में कोई faults नहीं है, उसमें भी fault है। क्या है वो देखेंगे। In an inflationary situation when price of all commodities go up, on average acquisition cost loses its relevance. अगर इन्फ्लेशन के साथ कॉस्ट कंसेप्ट मैच नहीं कर पाता, सब प्राइसेस बढ़ गए बट कॉस्ट कंसेप्ट आपको क्या बोलता है, जिस पे आपने खरीदा था वही उसी अमाउंट पे असेट को या लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करो, तो वो इन्फ्लेशन इग्नोर करता है कॉस्ट कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ लैंड परचेज्ड इन 1/1/1995 फॉर ₹2,000 may cost ₹1 lakh in 1/1/2050. So if the accountant makes a valuation of asset at its historical cost, the account will not reflect the true position. The next is historical cost. Historical cost then next उसका loophole क्या है? Historical cost based accounts may lose a comparability. Yes, Mr. X invested ₹1 lakh in a machine on 1/1/1995 which produces ₹50,000 cash inflow during the year 2050, while Mr. Y invested ₹5 lakh in a machine in 1/1/2005 which produced 50,000 cash inflow during the year. Mr. X earned at the rate of 50% while Mr. Y earned at the rate of 10%. करेक्ट? कोई एक इंसान है जिसने 95 में कोई मशीन परचेज की थी, उसको वो मशीन से आज उतना ही रेवेन्यू मिल रहा है जितना एक इंसान ने आज वो मशीन 5 लाख में परचेज की है बट उसको 50,000। तो ये क्या होता है, रेट जो है इनकम अर्निंग का वो भी ये इग्नोर करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो वो क्या बोल रहे हैं, मिस्टर वाई को क्या मिल रहा है, 50% रिटर्न मिल रहा है, बट मिस्टर एक्स को 50% रिटर्न मिल रहा है, मतलब 1 लाख के मशीन पे एनुअली 50,000 मतलब 50% का रिटर्न मिल रहा है। और वही वाई को अगर वो आज मशीन ले रहा है तो उसको 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ रहे, तब उसको 50,000 का इनकम मिल रहा है एनुअली, दैट मीन्स 10% ओनली। तो ये सब चीज़ें वो हिस्टोरिकल कॉस्ट इग्नोर करता है। Many assets do not have an acquisition cost. Human assets of an enterprise are an example. The cost concept fails to recognize such an asset, although it is very important asset of organization. Of course, वो तो अपन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में भी देखे कि जो असेट मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉग्नाइज किए नहीं जा सकती, या फिर मतलब वही हुआ ना कि जो असेट की वैल्यू आप
नहीं इनकर करते हो एक्चुअल में, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स का भी आपको मतलब ह्यूमन रिसोर्स एज ए असेट इनकर करने के कॉस्ट है क्या? कोई नहीं है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ, मेनी अदर controversial issues have arisen in the financial accounting that revolves around the cost concept, which we'll discuss at the advanced stages. However, later on we shall see that in many circumstances the cost convention is not followed. See conservatism concept for an example, which will be discussed later on this unit. कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है जो अपन आगे पढ़ेंगे, जो बताती है कॉस्ट कंसेप्ट कैसी है, मतलब कॉस्ट कंसेप्ट को जो क्या कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो होते हैं कॉस्ट कंसेप्ट से, वो अगर आपको देखने तो अभी अपन कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आगे देखेंगे, उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको ये 3 बेसिक इश्यूज तो समझ गए कॉस्ट कंसेप्ट के। तो अभी तक आपने कौन कौन सी कंसेप्ट देखी? सबसे पहले अपन देखे थे एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, एंटिटी कंसेप्ट। उसके बाद देखे थे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये 2 कंसेप्ट बेसिक है जिसपे बाकी सारी प्रोसीजरल कंसेप्ट टिकी हुई है। देन नेक्स्ट अपन देखे थे पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एंटिटी की इनफाइनाइट लाइफ को फाइनाइट पीरियड में डिवाइड करके परफॉर्मेंस उसका मेजर किया जा सकता है। देन अपन देखे थे एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट, ये 3 एक साथ यूज की जाती है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि एंटिटी की लाइफ इनफाइनाइट है, उसके हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करते हो। ठीक है, अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यूज नहीं करते हो इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, then you have to mention that in your accounting policies, that is notes to accounts. then last अपन ने देखा था कॉस्ट कंसेप्ट की असेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे ही रिकॉग्नाइज किए जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे वो बायस फ्री कंसेप्ट है एंड इट इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट अमंग ऑल अदर कंसेप्ट, दैट इज रियलाइजेबल कंसेप्ट, करंट कॉस्ट कंसेप्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। ठीक है, उसके कुछ लूप होल्स थे, वो भी अपन ने देखे थे। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बचे हुए कंसेप्ट्स देखेंगे। आज के लिए बस मतलब ये लेक्चर के लिए अभी रुकते हैं। एक बार फिर से सारे कंसेप्ट्स ठीक से पढ़ो अच्छी से, मतलब ये लेक्चर अभी अपन ने तो लेक्चर में पूरा पढ़ा ही है, तो आप ये लेक्चर ही 2 या 3 बार देखो तो, और आपको इसको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी पार्ट है, छोड़ के मत जाना। कोई भी कंसेप्ट 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए इसमें से कोई भी 2 कंसेप्ट एक्सप्लेन करो, आ सकता है क्वेश्चन एकदम हाथ के आपके मार्क्स है 4 या 5 मार्क, तो अपन इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 3-4 बार अगर आप ये लेक्चर देखोगे ना तो आपको खुद ही आप लिख पाओगे एग्जाम में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ना हो रहा है तो लेक्चर देख लो, 3-4 बार सुन लो, बार मैंने पूरा मॉड्यूल पढ़ा ही है लेक्चर में। ठीक है, बट मैं मतलब मैं एडवाइस करूँगी आपको, या कंपेल भी कर सकती हूँ कि एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार तो ये थ्योरी पढ़नी होनी ही चाहिए। मैं हर लेक्चर में यही बोल रही हूँ कि थ्योरी एग्जाम से पहले 3 बार पढ़ के जाओ। ठीक है, फॉर योर बेनिफिट। ओके, ठीक है, थैंक यू गाइज।